ब्रीदिंग मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अब ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, भाई हमारी ब्रीदिंग रेट क्या है? ब्रीदिंग रेट अगर आपसे हम कोई पूछें कि आपकी ब्रीदिंग रेट क्या है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? अगर नॉर्मल सांस लेते हो तो 12 से 16 बार लेते होंगे, काउंट कर लेना, पर मिनट। ठीक, तो हम मान के चल रहे हैं 12, बहुत तेज सांस लिया तो 16। अब रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत सारे फैक्टर्स पे कंट्रोल करती है। सांस आपकी तेज क्यों हो रही है, बहुत सारे फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, डर, भय, एक्साइटमेंट, लव, फियर, बहुत सारी चीज़ों में आपकी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग तेज हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मली 12 से 16 मान के चलते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि एक मतलब ब्रीदिंग में क्या कर रहे हो आप? एक इनहेलेशन कर रहे हो और एक एक्सहेलेशन कर रहे हो। एक क्या कर रहे हो, इनहेलेशन कर रहे हो, एक्सहेलेशन। अच्छा, इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कह देते हैं, इंस्पिरेशन भी कह देते हैं, और एक्सहेलेशन को एक्सपीरेशन भी कह देते हैं, एक्सपीरेशन कह देते हैं। तो इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन, एक्सपीरेशन। जानते हैं एक साइकिल, अगर 1 मिनट में आपने 60 सेकंड में 12 बार सांस लिया तो एक साइकिल में 60/12 मतलब 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, 5 बार। लाइट वहां की नहीं जल रही है, लाइट बाहर की। अब आपको पता है एक बात, एक साइकिल में 5 सेकंड में, जानते हैं ये 2 सेकंड का इंस्पिरेशन कम और एक्सपीरेशन 3 सेकंड का होता है। वेरी वेरी IMP। सांस लेने वाली प्रक्रिया हम जल्दी कर लेते हैं, छोड़ने वाली स्लोली। ठीक, भाई तीखा बनाने बोला, मिर्च डाल दिया है क्या? इनहेलेशन, क्योंकि इनहेलेशन में ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इनहेलेशन का मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, और पैसिव प्रोसेस में यहाँ मसल रिलैक्सेशन होता है, मसल रिलैक्स। तो इनहेलेशन में एक्टिव प्रोसेस है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ मसल है, तो मसल रिलैक्स होने में ज़्यादा टाइम लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने में कम। तो इसलिए इनहेलेशन में 2 सेकेंड, एक्सहेलेशन में 3 सेकेंड। हाँ, ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? बच्चों की बात ही अलग है, बच्चों में तो बहुत फास्ट 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 सांस लेते हैं वो। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पहले एक बार देख लीजिए आप। इनहेलेशन में 2 सेकेंड, एक्सहेलेशन में 3 सेकेंड, टोटल एक साइकिल, एक ब्रीदिंग साइकिल 5 सेकेंड में पूरी हो रही है। तो आप 1 मिनट में लगभग 12 से 13, 14 जो भी है आप सांस लेते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बताएंगे आपको, ठीक है? जो बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझना। देखिए, ब्रीदिंग 2 प्रकार का होता है। एक तो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग, और एक फोर्सफुल। तो जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो और दूसरा है फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुल एक्सहेलेशन का मतलब आक्षी है ना, रिलैक्स। एग्जाम्पल पैसिव होती है, हाँ हाँ, आपने छींका, स्नीजिंग हुई, अचानक से बैठे बैठे कफिंग हो गई, ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन, मतलब तेजी से फोर्स के साथ हवा बाहर आ रही है। जैसे फोर्सफुल एक्सहेलेशन का मतलब हुआ स्नीजिंग एंड कफिंग,
ई क्या भैया, 500 ml कहाँ, 500 ml स्नीजिंग करते हो? बताइए, ml में स्नीजिंग करते हो क्या? तब क्या है ये, यहाँ 500 ml कहाँ से आया? नॉर्मल ब्रीदिंग में 5 सेकेंड पर साइकिल समय लगा। इसमें दो, नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन, मतलब सीधे सीधे इसमें लिख लीजिए इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन, वही बात कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है ना। देखिए, नॉर्मल इनहेलेशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है, प्लीज थोड़ा ध्यान से, मजाक नहीं। ये एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक बात है, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे मसल रिलैक्सेशन होता है, मसल रिलैक्सेशन। अब आपको बता दें कौन कौन सी मसल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किस किस मसल का होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स की एक्सटर्नल। मैम, हमारी एज जैसे बढ़ती है हमारा एंग्री होना कम होता है? नहीं, जैसे एज बढ़ती है ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं लोग। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल याद रखना, एंड रेडियल मसल। बताइए, रेडियल मसल किसकी मसल है? डायफ्राम की। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किसकी है? रिब्स की। और ये किसकी है? डायफ्राम की। इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसमें एक्सहेलेशन में रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड रेडियल मसल, यही दोनों मसल यहाँ पे रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक, अब आते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या होता है। देखिए, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में ये भी एक्टिव प्रोसेस है। आप कहोगे एक्सहेलेशन है तो एक्टिव क्यों? हाँ, बताएंगे। देखो, नॉर्मल इनहेलेशन एक्टिव है, नॉर्मल एक्सहेलेशन पैसिव है, पर फोर्सफुल एक्सहेलेशन एक्टिव है। और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और किस मसल का? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे एकदम मसल अलग हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। अभी सब पिक्चर आपको दिखा देंगे इसकी बना के कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, इसकी सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, एकदम टू द पॉइंट सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। बस आप ध्यान से समझोगे तो। इतने से तो आधा सवाल ऐसे ही लग जाना है। देखो, नॉर्मल में मसल सेम है, चाहे इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो जाएगा, सारी नंसारी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, देख लीजिएगा। तो नॉर्मल के अंदर, अच्छा वो देखो, ईसोफेगस की लेंथ हमने 10 से 12 सेंटीमीटर लिखा था ना, ईसोफेगस की 10 से 12 सेंटीमीटर, वो 10 से 12 इंच थी। 10 से 12 इंच, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है लगभग, तो इस हिसाब से लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो मुझसे वहाँ गलती हुई है, उसको ईसोफेगस की लेंथ
जब हमने इसोफेगस की लेंथ आपको पढ़ाया था तो वहां पे देखना है, ये हमने 10 से 12 सेंटीमीटर है, वो इंच होगा, मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हम आपसे कह रहे हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और फ्रेनिक या रेडियल मसल, फ्रेनिक या रेडियल कल बताया था, फ्रेनिक मसल कहाँ की होती है, डायफ्राम की। और फोर्सफुल एक्सहेलेशन कफिंग स्नीजिंग में क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब थोड़ा एकदम ध्यान से नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा, ध्यान से समझिए। देखिए कैसे समझाएं आपको, एक डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये मान लीजिए हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोरेसिक वर्टिब्री है। ठीक, ये डायफ्राम है, थोरेसिक वर्टिब्री, और डायफ्राम ऐसे पूरा है ना, ये थोरेसिक वर्टिब्री पीछे डोर्सल साइड में, ये डायफ्राम है। अब ये हम अपना थोरेसिक चैम्बर बना रहे हैं ना भाई, थोरेसिक चैम्बर बना रहे हैं। ये हमने अपना थोरेसिक चैम्बर बना दिया। रिब्स भी 12 पेयर होती हैं। कितनी पेयर, 1 2 3, आगे ये पीछे देखो रिब्स कहाँ से निकलती है, थोरेसिक वर्टिब्री से निकलती है और आती है आगे स्टर्नम की तरफ, मतलब हमें पीछे से निकलेगी, आगे आएगी, स्टर्नम में जुड़ी रहती है। 7 पेयर रिब्स, बाकी 3 पेयर 7वें से जुड़ी होती है और 2 पेयर फ्लोटिंग होती है, आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो रिब्स मान लो ये रिब्स, और इधर आगे की तरफ मान लीजिए स्टर्नम, जरूरी नहीं है कि हम 12 बना दें। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो हो ही गया, 6 7 8 9, हम 12 नहीं बना रहे हैं, आप समझ लीजिएगा लेकिन कि ये 12 है, 12 इधर 12 इधर, 12 पेयर का मतलब 12 12 थोरेसिक वर्टिब्री है ना, प्रत्येक से निकलती है 1 पेयर, प्रत्येक से निकल रही है 1 पेयर, तो 12 इधर हो जाएगी, 12 इधर हो जाएगी, तो प्रत्येक से निकल रही है 1 पेयर, एक इधर एक इधर। ठीक, अब आइए चलिए देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये डायफ्राम हो गया, रिब्स, रिब्स में अगर 12 पेयर रिब्स है तो 11 पेयर मसल होगी, 12 पेयर, एक पेयर के बीच में दो रिब्स के बीच में तो एक ही होगी ना, रिब्स के बीच की जो मसल, रिब्स को कोस्टा भी कहते हैं, रिब्स को कोस्टा कहते हैं। तो रिब्स की जो मसल है इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल है। हाँ, लेकिन 11 पेयर्स एक्सटर्नल, जो थोड़ी बाहर होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, 11 पेयर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक, हाँ ओके। अब जरा हम देख लें, मान लीजिए थोड़ा सा हम मसल बना भी दे रहे हैं, जो बाहरी मसल है, जैसे ये रिब्स, बाहर बाहर ऊपर ऊपर थोड़ा एकदम, जैसे एक रिब दूसरी रिब एकदम ऊपर से अटैच्ड जो मसल है उसको बाहर की तरफ जो है उसको एक्सटर्नल कह दिया, तो बाहर की तरफ वाली जो मसल होगी उसको एक्सटर्नल, जो अंदर की तरफ मसल है थोड़ा एकदम डीपली, उसको इंटरनल कह दिया। एक ही तरफ बना दे रहे हैं, आप दोनों तरफ समझ जाना, इधर भी होगा। तो जो बाहर की तरफ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो अंदर की तरफ है इंटरनल इंटरकोस्टल
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार की मसल्स हो गई, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये रिब्स है, तो रिब्स तो आप देख ही रहे हो, ये रिब्स है, और रिब्स आगे किससे जुड़ी है, हमारी स्टर्नम से। इधर स्टर्नम है, यहाँ से ऐसे निकली, और इधर क्या है, रिब्स है, यहाँ पे स्टर्नम है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम आया, वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स आई है, और ये इस प्रकार से। अब मेरी बात को जरा ध्यान से बहुत ही पेशेंस के साथ देखिएगा, तभी ये जो है ना प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन से बाहर निकल नहीं पाएंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए, चलिए होता क्या है ये, अच्छा एक चीज़ और बताना हम भूल गए, ये देखो ये डायफ्राम है, डायफ्राम की जो मसल्स होती है हमारी, जो डायफ्राम एकदम कहाँ है, थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे है। डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो हमारे जो डायफ्राम है, डायफ्राम हमारे ये एब्डोमेन से या थोरेसिक चैम्बर से डायफ्राम की मसल ऐसे जुड़ी होती है। इस मसल्स को कहते हैं, हाँ इस मसल को क्या कहते हैं, हाँ इस मसल को कहते हैं रेडियल मसल। अरे तो डायफ्राम जो है भाई, डायफ्राम नीचे है, वो हमारे थोरेसिक चैम्बर से जुड़ी होती है, उसकी मसल्स ऐसे लगी होती हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियल मसल, ठीक। डायफ्राम है कैसा, डोम शेप्ड है, डोम शेप्ड का मतलब थोड़ा सा ऐसे है, डायफ्राम ऐसे है, झुका हुआ है ऐसे, डोम शेप्ड डायफ्राम है, ठीक। यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने आपको बता दिया, ठीक है भाई। चलो इतनी चीजें सभी को क्लियर, डायफ्राम की मसल को फ्रेनिक या रेडियल, हाँ रेडियल मसल कह लो या फ्रेनिक, ये हमारे थोरेसिक चैम्बर से जुड़ा हुआ है, थोरैक्स से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इतनी चीजें एकदम क्लियर है, वर्टिब्रल कॉलम है, डायफ्राम है, रिब्स है, थोरेसिक चैम्बर है, आगे स्टर्नम बस नहीं दिखा पाए हैं भाई। स्टर्नम कैसा होता है, आगे स्टर्नम देखेंगे तो स्टर्नम लगभग आपका ऐसा होता है, ये नेक रीजन और ये बॉडी और ये टेल, मतलब प्रोथोरैक्स, अरे प्रोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम, मेटास्टर्नम, ठीक है ऐसे। तो ये स्टर्नम है, खैर इसको अभी छोड़ दो, यहां तक अगर क्लियर है तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आइए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इनहेलेशन के दौरान कैसा, इनहेलेशन वाली प्रोसेस हम लिख रहे हैं, पहले इनहेलेशन नहीं होता है, सबसे पहले हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, पहली प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। मैम रिब्स तो 12 पेयर हैं, अरे भैया रिब्स 22 पेयर कहाँ है, रिब्स आपके पास 22 पेयर है, 12 पेयर है ना, हम यहाँ 12 पेयर नहीं बना पाएंगे, इतना कहाँ से बनाए। तो सबसे पहले रेडियल मसल, डायफ्राम की मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो डायफ्राम पहले ऐसा था डोम, अब ये फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम देखो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, पहले ऐसा है, देखो थोड़ा सा ये उभरा हुआ डायफ्राम है ना, देखो ये डायफ्राम कैसा है, डोम शेप्ड है, डोम शेप्ड। मसल जब इसकी कॉन्ट्रैक्ट होगी ना मेरे भाई, जल्दी देखना, डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो डायफ्राम खींचेगा और ये चपटा हो जाएगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल, डायफ्राम क्या हुआ, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। अब एक बात बताना, जब डायफ्राम फ्लैट होगा, आपके इसी चैम्बर के अंदर लंग्स है, टाइट पैक एकदम, आप बताइए डायफ्राम फ्लैट हुआ, अगर पहले डायफ्राम ऐसा था, तो मान लो ये हमारी नेक है और ये डायफ्राम है, इतनी दूरी है, इस थोरैक्स का वॉल्यूम इतना है, डायफ्राम फ्लैट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं थोड़ा बहुत, भाई ऐसे था तो वॉल्यूम कम था, फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में,
ये नेक है, ये मेरा डायफ्राम है, सपोज करो डायफ्राम पहले ऐसा था, अब डायफ्राम चपटा हुआ, तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किस एक्सिस में बढ़ा? एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में। एंटीरियर मतलब नेक है, पोस्टीरियर क्या है? डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम ऐसा था, ऐसे हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर किस एक्सिस में बढ़ा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, टी कैविटी लिख रहे हैं, ठीक, टी कैविटी इंक्रीजेज इन एपी एक्सिस। अब एपी एक्सिस क्या है मत भूल लेना, एपी मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। किस एक्सिस में बढ़ा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एपी का मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। मैम आपने लास्ट क्लास में रिब्स में 11 पेयर बताया था, अनुज शुक्ला। भाई आप लोग ध्यान से नहीं सुनते, हम कैसे 11? रिब्स में, रिब्स 12 पेयर है तो 11 पेयर मसल्स होंगी, लेकिन दो प्रकार की मसल होती है, 11 पेयर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और 11 पेयर इंटरनल इंटरकोस्टल, तो कुल मिला के 22 हो गया। मैम रिब्स जो आपने 12-12 पेयर बनाई है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया मैम। 22 पेयर है जो आपने बताया। देखो रिब्स कितनी पेयर है आपके पास? मान लो एक रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी रिब, पांचवी रिब, छठवीं रिब, सातवीं रिब, आठवीं रिब, नौवीं रिब, 10वीं रिब, 11वीं रिब, 12वीं रिब। अब जोड़ो, जोड़ो कितना रिब है, और 12 हो गया इधर, अब 12 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। सुनो मेरी बात, सुनो, ये रिब है, रिब 12 पेयर हो गया ना, 12 इधर 12 इधर। इसके बीच में मसल होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इधर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इधर हो गया, लेकिन ये थोड़ी बाहर होंगी, बाहर होंगी तो इनको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहेंगे। ये 11 पेयर हो गई, तो 11 इधर 11 इधर 11। कुछ मसल होती हैं जो थोड़ी रिब्स के थोड़े अंदर होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पेयर, 11 पेयर क्या हो गई? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो 11 पेयर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, 11 पेयर इंटरनल इंटरकोस्टल, मिलके 22 पेयर मसल्स हो जाएंगी, इंटरकोस्टल मसल। 22 पेयर इंटरकोस्टल मसल हो जाएंगी, और रिब्स तो 12 ही पेयर है। अभी कोई दिक्कत है क्या यार? चलो फिर जब पढ़ना ना हड्डी, तो वहां पे पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, तो जब रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का एपी एक्सिस में बढ़ गया। फिर अब आइए देखिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स में थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये बाहर, जैसे 2 रिब है ना भाई, तो बाहर ऊपर, जैसे मान लो एक रिब ये है और एक रिब ये है, ये 2 रिब है, ठीक है। तो 2 रिब में थोड़ा ऊपर बाहरी तरफ मसल जो होती है उसको एक्सटर्नल कहते हैं, थोड़ी अंदर की तरफ जो मसल होती है उसको इंटरनल कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब को थोड़ा सा, जैसे रिब हमारी एकदम चिपकी हुई है हमारे स्टर्नम से, रिब को थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ खींचेगी, ऊपर की तरफ ऐसे। देखो रिब एकदम चिपकी है ऐसे स्टर्नम में, तो ये रिब्स और स्टर्नम को, जब रिब की ये एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, तो रिब और स्टर्नम को थोड़ा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगी, तो जो चिपका हुआ है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऐसे समझो। तो क्या होगा, क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। रिब्स एंड स्टर्नम
द रिब्स एंड स्टर्नम क्या करेगा, मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, एंड आउटवर्ड, थोड़ा सा बाहर और अपवर्ड। फील हो रहा है ना। अब भाई एक बात बताओ, रिब्स और स्टर्नम थोड़ा सा ऐसे ढीले हो गए तो भी हमारी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़, जैसे मान लो ये ऐसा था, थोड़ा सा रिब्स स्टर्नम ऐसे ऊपर की तरफ खिसक गया जब एक्सटर्नल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इधर वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, आगे रिब्स और स्टर्नम ऐसे ऊपर उठ गए, तो वॉल्यूम फिर भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो किस एक्सिस में बढ़ा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज इन डीवी एक्सिस। डीवी एक्सिस का मतलब भाई डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, वेरी वेरी आईएमपी। हाँ बहुत चोरी हो रही है भाई, पता नहीं क्यों। डीवी एक्सिस में बढ़ा, अरे रुक जाओ यार, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तो रुक जाओ यार, आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं ना, घर बंद करके सो, क्या करेगा ड्रोन, जो देखा जाएगा करेगा। तो डॉर्सो वेंट्रल, पीछे वर्टिब्रल है डॉर्सल साइड, और वेंट्रल साइड में रिब्स और स्टर्नम ऐसे ऊपर आ गया। तो बताओ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम की मसल, तो वॉल्यूम एपी एक्सिस में बढ़ा, ऊपर नीचे वाली एक्सिस में बढ़ा। लेकिन रिब्स की एक्सटर्नल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम डीवी एक्सिस में बढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब डॉर्सल, सॉरी ये वेंट्रल और डॉर्सल एक्सिस में बढ़ गया। इन दोनों की वजह से तो रिजल्टेंट वॉल्यूम तो बढ़ा ना, वॉल्यूम ऑफ, इन दोनों की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो हुआ, इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा तो थोरेसिक कैविटी, तो वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज होगा, लंग्स एकदम चिपका है इसी के अंदर। भाई एक बताओ, टाइट पैक चैम्बर है, एकदम टाइट है चैम्बर, इसी के अंदर ऐसे लंग ऐसे चिपका हुआ है, तो चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का, लंग्स के पास खुद की मसल तो है नहीं, तो भाई लंग्स का वॉल्यूम घटता बढ़ता कैसे है, क्योंकि आप ऐसा सोचो कि एक चैम्बर है, उसमें आपने एक बहुत ही लचीली सी चीज रख दी है, अब उस चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया, लंग्स फूल गया थोड़ा, चैम्बर का वॉल्यूम कम हुआ, लंग्स का, चैम्बर क्योंकि लंग्स बिल्कुल उस अंदर टाइटली पैक है, तो इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस, लंग्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम लंग भी थोड़ा फूल जाएगा, जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स थोड़ा फूल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर ऑफ, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा कि नहीं, भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हेंस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का तो प्रेशर कम होगा। अब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम, और फिर अब लंग्स के अंदर क्या है, प्रेशर कम हो गया, तो हवा बाहर से अंदर आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो क्या होगा बताइए, एटमॉस्फेरिक एयर, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इनटू लंग्स, ठीक है, लंग्स में खींच लिया जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब लंग्स के अंदर प्रेशर कम, तो एटमॉस्फेयर से प्रेशर अंदर आएगा, तो वही हम कहते हैं दैट इज इनहेलेशन। तो जब हम एटमॉस्फेयर से अंदर एयर आ रहा है, वही क्या हो रहा है, इनहेलेशन। ये बस आप सांस ले रहे हो तो समझो कि आप सांस क्यों ले रहे हो, ये इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट की, फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है बढ़ गया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, इसके अंदर प्रेशर कम हुआ, तो बाहर से अंदर एयर आ रही है, उसी को कहते हैं इनहेलेशन। नहीं समझोगे, नहीं समझ में आया, समझोगे कहाँ, ड्रोन उड़ाओ आप लोग, हम पढ़ा रहे हैं ऐसे मर मर के,
बीमारी में भी और ड्रोन उड़ाओ आप लोग। इसी को क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। कितना सिंपल तरीके से बताया। अब देखो इस डायग्राम में हम आए, अगर इस डायग्राम के अंतर्गत हम आए हैं 97, 98, 99, 100। अरे हाँ भाई, ये सब इन्वॉल्व। तो बताओ, देखो इनहेलेशन हुआ तो हुआ क्या, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट की ना, तो ये देखो डायफ्राम आपका जब फ्लैट हुआ, डायफ्राम क्या हुआ, फ्लैट हो गया। ये डायफ्राम ऊपर से नीचे आ गया, डायफ्राम फ्लैट हुआ, और ये रिब्स थोड़ी ऊपर और बाहर की तरफ आई, रिब्स थोड़ी ऊपर और बाहर की तरफ आई, तो बाहर की तरफ आई, बाहर की तरफ आई। देखो डायफ्राम फ्लैट हुआ तो, डायफ्राम फ्लैट हुआ तो एवी एपी एक्सिस में बढ़ गया वॉल्यूम। देखो इतना बढ़ा कि नहीं, यहां से यहां था, अभी इतना बढ़ गया वॉल्यूम, और बढ़ गया, इतना इतना था इतना हो गया, इधर इतना था इतना हो गया। ठीक, तो देखो ये जो है ये इनहेलेशन के दौरान हो रहा है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? 100% क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो। जो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट की थी वो अब क्या करेगी, अब हम एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं। एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, जो रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट की है उसका रिलैक्सेशन होगा। अब एक बात बताओ, रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल, वापस से वो मसल रिलैक्स होगा। अच्छा, रेडियल मसल रिलैक्स होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, डोम शेप्ड। फिर से मसल रिलैक्स होगी, डायफ्राम पहले फ्लैट हुआ था, अब वापस ऐसे हो जाएगा, तो डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा। डोम शेप्ड हुआ कि नहीं भाई, जल्दी बताओ। यस, डायफ्राम डोम शेप्ड हो गया। तो अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेज इन एपी एक्सिस, डिक्रीजेज इन एपी एक्सिस में घट जाएगा। डायफ्राम पहले ऐसा था तो बड़ा था, ऐसे हुआ तो घट जाएगा। फिर क्या हुआ भाई, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है वही तो रिलैक्स होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम अंदर की तरफ आ जाएंगी वापस, पुल्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। इनवर्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डीवी एक्सिस में घट जाएगा, डिक्रीजेज इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, भाई सब नॉर्मल है, घट जाएगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी तो घटी ना, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी दोनों की वजह से घटी, डिक्रीज हो गई। तो लंग्स का भी वॉल्यूम घट जाएगा, मतलब ये रिब्स उठी थी चपटी हो गई है ना, डायफ्राम चपटा था ऐसे उठ गया, तो लंग्स का भी वॉल्यूम घट जाएगा। तो इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ लंग घट जाएगा। अच्छा, लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स डिक्रीजेस, जब लंग्स का वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो ये प्रेशर एकदम तेजी से, मतलब प्रेशर जो है ये अंदर से बाहर जाएगा। तो क्या होगा, पल्मोनरी एयर, मतलब लंग्स के अंदर की जो एयर है, पल्मोनरी एयर रिलीज्ड आउट इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इसी को कहेंगे एक्सहेलेशन, इसी को क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन। अब बताओ, हाँ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस मैम, यस। तो जब प्रेशर अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो हवा अंदर से बाहर जाएगी, इसी को कहेंगे एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन के दौरान क्या हुआ मेरे भाई, एक्सहेलेशन के दौरान ये वापस बैक, ये वापस बैक। तो चलो एकदम देख लो ना,
इसको हम ऐसे दिखा दें, ये हुआ, ये जो वाला एरो है, ये वाला जो एरो है, ये वाला जो एरो है, ये इनहेलेशन के दौरान हुआ था, इनहेलेशन। और जो ये इस कलर वाला एरो दिख रहा है आपको, ये वापस इधर आ गया, ये वापस इधर, ये एक्सहेलेशन के दौरान हुआ है। अरे क्षमता पटेल, थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी बता रहे हैं, थोड़ा तो पेशेंस रखो। अभी तो हम नॉर्मल एक्सहेलेशन बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए। आप लोग क्या एकदम मस्ती करते रहते हो। अभी फोर्सफुल एक्सहेलेशन बताएंगे ना तो नाचने लगोगे। अच्छा ऐसे होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी बता रहे हैं। अच्छा, चाहे आपने नॉर्मल इनहेलेशन देखा या नॉर्मल एक्सहेलेशन देखा, दोनों में किस किस मसल का रोल था? रेडियल या फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, रिब्स में जो बाहर की तरफ मसल है, इसीलिए उसने रिब्स को बाहर खींचा, बाहर ढकेला, ठीक, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स बाहर गई थी। मतलब हमने क्या कहा, नॉर्मल ब्रीदिंग में चाहे इनहेलेशन हो एक्सहेलेशन हो, मसल क्या है, मसल क्या कौन था? रेडियल मसल और एक्सटर्नल। अब अगर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग, जैसे आप बैठे बैठे आपको अचानक से छींक क्यों आ जाती है, अचानक से आपको कफिंग होती है, तो वो तेजी से हवा बाहर निकल रही है आपके फेफड़े से, तो इसमें एक अलग ही प्रकार की मसल का रोल है। अब आइए मेरे भाई ध्यान से देखो, हेडिंग डालो फोर्सफुल एक्सहेलेशन। आप लोगों के बीच में आने के बाद हम भूल ही गए कि हम बीमार हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी व्यस्तता दे देते हो ना, पढ़ाएं भी, चुप भी कराएं, समझाएं भी, आपके उलूल जुलूल सवालों का जवाब भी दें, ठीक है, डांटे भी, तो कुल मिला के हम भूल ही गए कि हम बीमार भी हैं। अभी से याद आया। मतलब इतना बिजी कर देते हो आप लोग हमको कि हमको ख्याल ही नहीं है। सांस लेने की जो है ना, सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी क्लास में हो, ठीक है। तो अब आइए फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक्टिव प्रोसेस है। कहोगे अच्छा एक्सहेलेशन है, एक्टिव प्रोसेस है? हाँ, एक्टिव प्रोसेस है। देखो प्रीति सिंह, माफ कर दो प्रीति, अभी डिजीजेज आएगा, अस्थमा आएगा, ठीक है, और निमोनिया आएगा, एम्फिसीमा आएगा, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो क्या नाम है उसका, कौन सा डिसऑर्डर कहते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, ORD आएगा, सब आएगा, ठीक है, सब आएगा। अभी अस्थमा में क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है, सब आएगा। थोड़ा सा मुझे वक्त तो डिसऑर्डर की चीज़ डिसऑर्डर में पूछना चाहिए ना, डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तब। फोर्सफुल एक्सहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस में तो यहाँ पे जानते हैं दो मसल, अब प्लीज मसल बदल गई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, मार देंगे अभी यार, कल पढ़ाइएगा क्या है एकदम से, मतलब हद हो गई है। अभी एक छोटा सा टॉपिक छोड़ के चले जाए हम, इसको तो कंप्लीट कर लें। फोर्सफुल एक्सहेलेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल। अब जानते हो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी? इंटरनल और एब्डोमिनल। इधर देखो भाई, ये एब्डोमेन है ना, ये एब्डोमेन की कुछ मसल्स, जब एब्डोमेन की कुछ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या करेंगी पता है? एब्डोमेन के अंदर लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है। एब्डोमेन की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये धक्का डायफ्राम, तो ऑर्गन्स को ऊपर खींचेगी, ऑर्गन्स को ऊपर, लाइक स्टमक ऊपर आ गया, लीवर, और स्टमक और लीवर जाके मारेंगे धक्का, किसको मारेंगे? डायफ्राम को।
डायफ्राम को धक्का लगेगा तो डायफ्राम तो बेचारा सोचा हम तो डोम से पहले थे और मुड़ जाएगा वो। अच्छा, और मुड़ जाएगा। तो डायफ्राम जैसे देखो क्या हुआ, इमेजिन करो यार, इमेजिनेशन तो आपको बता रहे हैं। देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे होगा सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल। आप सोचो एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम तो पहले से ऐसा बैठा है डोम शेप्ड, लेकिन जब ऑर्गन्स ऊपर खींचेंगे, स्टमक ऊपर खींचेगा, लीवर ऊपर, तो ये डायफ्राम को इससे पुश करेगा, डायफ्राम और मुड़ जाएगा। डायफ्राम और मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ेगा, बताइए। तो डायफ्राम बिकम मोर डोम शेप्ड, डायफ्राम बिकम्स मोर डोम शेप, मोर डोम शेप्ड। इससे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या असर पड़ेगा, डिक्रीज तो होएगा ही। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा ना, डायफ्राम और मुड़ा तो। डिक्रीजेस इन एपी एक्सिस मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से भी ज्यादा कम हो जाएगा। नॉर्मल में जितना होता था उससे भी ज्यादा कम होगा, क्योंकि डायफ्राम डोम शेप रहता है तो कम होता है, फ्लैट होता है तो ज्यादा होता है। डोम है और डोम हो गया और मुड़ गया डायफ्राम, अगर आर्गन ऊपर की तरफ खींचे तो एब्डोमिनल मसल, तो एपी एक्सिस में वॉल्यूम मोर देन नॉर्मल कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। चलो दूसरा क्या देखते हैं, अब रिब्स की अंदर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स को बाहर नहीं, रिब्स और स्टर्नम थोड़ा बहुत जो जगह बचा होगा उसको और चिपका देगी और अंदर की तरफ खींच लेगी, तो लंग समझो एकदम पिचका हुआ सा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरनल इंटरकोस्टल तो जानते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम अपनी पोजीशन से थोड़ा और अंदर की तरफ आ जाएंगे और चिपक जाएंगे लंग्स से, तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव इनवर्ड और अंदर, इनवर्ड, मोर इनवर्ड लिखना, मोर इनवर्ड, बहुत ज्यादा अंदर नॉर्मल से भी। तो इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज तो होएगा ही ना, डिक्रीज इन डीवी एक्सिस मोर देन नॉर्मल, हाँ। जब ये मोर देन नॉर्मल, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लंग क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम घटेगा, डिक्रीज मोर देन नॉर्मल। प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा घटेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज मोर देन नॉर्मल। तो क्या हवा नॉर्मली बाहर जाएगी, अच्छा अंदर प्रेशर ज्यादा है तो हवा तो बाहर जानी है, तो क्या नॉर्मली बाहर जाएगी। हर जगह जब हम मोर देन लिख रहे हैं तो हवा भी तो मोर देन नॉर्मल से ज्यादा तेजी से बाहर जाएगी, मतलब फोर्सफुल एक्सेलेशन होगा, समझ रहे हो ना। तो एयर फोर्सफुली बाहर जाएगा, जो पल्मोनरी एयर है, लंग्स के अंदर का एयर, पल्मोनरी एयर, ठीक है, गोज आउट इन एटमॉस्फेयर फोर्सफुली, तेजी से बाहर निकलेगा, क्योंकि नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर अंदर का बढ़ा हुआ है, दैट इज फोर्सफुल एक्सेलेशन। इसी को क्या कहते हैं, फोर्सफुल एक्सेलेशन। बताओ डांस किए कि नहीं, हमने कहा फोर्सफुल एक्सेलेशन पढ़ाएंगे तो डांस करने लगोगे। मजा आया या नहीं आया, खत्म एकदम। अरे सीधी सी बात है, डायफ्राम कभी डोम था, ऑर्गन्स ऊपर आएंगे, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डायफ्राम और ज्यादा मुड़ेगा, तो एपी एक्सिस में नॉर्मल से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा कैविटी। इंटरनल वाली रिब्स को अंदर चिपका देगी और रिब्स और स्टर्नम को और अंदर खींचेगी, तो डीवी एक्सिस में नॉर्मल से ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा।
इसका मतलब वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा कम हुआ, इसका मतलब लंग्स का वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा कम हो गया, उसके अंदर का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया, तो एयर भी नॉर्मल से तेज बाहर निकलेगी। इसी को कहते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ठीक है, अब आइए जल्दी बताइए, तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन में मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे इसी डायग्राम में आप देख लो, इसी डायग्राम में रिब्स से थोड़ा सा समझौता करो, तो रिब्स कभी देखो, डायफ्राम कभी ऐसा था, कभी तो डायफ्राम ऐसा होगा। जो डायफ्राम ये वाला है ना, ये रेड कलर से हम बना रहे हैं, डोम से और डोम, जब ऑर्गन्स आएंगे इसको धक्का देंगे और डोम, डोम से और डोम। रिब्स कभी नॉर्मल ये थी, रिब्स अब कभी यहाँ आ जाएगी और अंदर। तो ये जो इधर वाला एरो है, इधर वाला एरो है, इधर वाला एरो है, वो है फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के लिए। डोम था और डोम हो गया और ऊपर उठ गया, और रिब्स जहां पे थी वो नॉर्मल, देखो इस केस में नॉर्मल है ये रिब्स, ठीक है, इस केस में रिब्स आउट है, ये एक्सेलेरेशन के दौरान हुआ था। अरे ए भगवान, ये कब हुआ था? इनहेलेशन के दौरान हुआ था, ये बाहर गई थी, ये नॉर्मल है, और ये फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के दौरान।